गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बसंत भाग 2 का 13वां अध्याय पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है एक दिन का। एक दिन का ये कविता है और इस कविता के कवि कौन हैं, आइए जानते हैं। एक दिन का कविता के कवि का नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। इनके विषय में मैं कुछ बातें बताना चाहती हूँ कि ये हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ साहित्यकारों में से एक माने जाते हैं और एक दिन का कविता इनकी महत्वपूर्ण कविताओं में से एक मानी गई है। तो चलते हैं कविता की ओर। जैसा कि कवि ने यहाँ पर शीर्षक दिया है एक दिन का, तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि तिनका होता क्या है। तिनका यहाँ पर सूखी घास का एक छोटा टुकड़ा कह सकते हैं। तो चलते हैं एक तिनके के विषय में कवि ने हमें क्या संदेश दिया है, कविता की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले कविता की शुरुआत इस प्रकार होती है। मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ। यहाँ मैं कौन है, यहाँ प्रश्न ये उठता है। मैं यहाँ कवि स्वयं है, जैसा कि हम एक चित्र के माध्यम से देख रहे हैं। कवि यहाँ बताते हैं कि वो स्वयं जो है घमंडों में भरा, अर्थात घमंड से भरे हुए ऐठा हुआ। ऐठा का अर्थ होता है अकड़ा हुआ। अकड़ा हुआ वो खड़े रहते हैं। एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा। मुंडेरे का अर्थ क्या होता है, ये जानना बेहद ज़रूरी है। मुंडेरे का अर्थ होता है छत का किनारा। आप सबों ने देखा होगा छत का एक बालकोनी या किनारा होता है, उस पर कवि स्वयं खड़े रहते हैं और वो एक घटना को पाठकों के सामने व्यक्त करते हैं। वो व्यक्त करते हैं कि वो एक समय एक दिन ऐसा होता है कि वो एक घमंडों में भरा, वह अपने आप पर घमंड करते हैं। क्यों घमंड करते हैं, इसके विषय में हम आगे जानेंगे। तो इस कविता में उस घटना का वर्णन किया गया है जब कवि घमंडों में ऐठे हुए थे और वो कहाँ खड़े हुए थे, छत की मुंडेरे पर खड़े हुए थे। यानी कि छत का एक किनारा होता है, वहाँ पर कवि घमंड से ऐठे हुए अर्थात अकड़े हुए खड़े थे। कवि को घमंड इस बात का था कि वे सोचते थे कि उनके जैसा कोई ज्ञानी नहीं है, उनके जैसा कोई बुद्धिमान नहीं है आदि। वो सोचते थे कि उनकी ज़रूरत किसी को नहीं है, वो अपना काम स्वयं कर सकते हैं। तो इसी प्रकार कवि भी ये धारणा लेकर जीते हैं कि वो बहुत सर्वश्रेष्ठ है, ऐश्वर्यवान है, ज्ञानी है, बुद्धिमान है। इसीलिए वो सोचते थे कि मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है और वो खुद हाथ पर हाथ रखे हुए घमंडों में ऐठे हुए छत के किनारे पर मुंडेरे पर वो खड़े रहते हैं। आगे की अब पंक्तियों की ओर बढ़ते हैं। आ अचानक दूर से उड़ता हुआ। आ अचानक दूर से उड़ता हुआ का अर्थ क्या है, जान लेते हैं। जब हमने जाना इन पिछली दो पंक्तियों में कि अभी कवि जो है घमंडों से भरे हुए छत के किनारे पे खड़े थे और अचानक क्या होता है, दूर से उड़ता हुआ। अचानक दूर से उड़ता हुआ, दूर से क्या उड़ता हुआ, हवा अचानक दूर से उड़ती हुई आती है और एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। अर्थात एक तिनका, एक छोटा सा तिनका, यहाँ कवि ने शीर्षक में भी यूज़ किया है कि तिनका का अर्थ मैंने पहले बताया
यहाँ पर तिनका का अर्थ एक सूखी घास का छोटा टुकड़ा कह सकते हैं, जो हमारी आँखों में भी कभी कभी पहुँच जाता है। उसी प्रकार कवि जब छत के मुंडेर पे खड़े थे तो उनकी आँखों में भी वो तिनका क्या होता है, उनकी आँखों में जा पड़ा। और कवि की आँखों में तिनका जैसे ही पड़ा तो वो क्या होते हैं, जब उनकी आँखों में तिनका गिर जाता है तो तिनके से काफ़ी वो बेचैन हो उठते हैं। जैसे कि हम लोग के साथ भी कभी कभी ये घटना घटित हो जाती है। जब हम बाहर निकलते हैं तो हमारी आँखों में धूल, हवा के धूलकण के साथ एक तिनका हम लोग की आँखों में भी पड़ता है, तो उसके कारण हम काफ़ी बेचैन हो जाते हैं। उसी प्रकार कवि भी अपनी भावना को व्यक्त करते हैं और बताते हैं कि वो भी काफ़ी बेचैन हो गए थे। आगे की पंक्तियों की ओर बढ़ते हैं। ठीक है। मैं झिझक उठा। झिझक का अर्थ होता है, का अर्थ है संकोच कहते हैं। तो मैं झिझक उठा और बेचैन सा, अर्थात कवि बताते हैं कि वो संकोच उठे और बेचैन होने लगे और उस दर्द से उन्हें काफ़ी बेचैनी महसूस होने लगी और काफ़ी वो व्याकुल हो उठे। उनका आगे की पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। लाल होकर आँख भी दुखने लगी। जिस प्रकार हम जानते हैं तिनके के पड़ने से क्या क्या स्थिति होती है। आँखें लाल हो गई और दर्द भी करने लगी, दुखने लगी कवि को, तो आँख भी दुखने लगी। मुठ देने लोग कपड़े की लगे। यहाँ मुठ का अर्थ होता है कपड़े का एक कोना कह सकते हैं, कपड़े की एक पुतली कह सकते हैं। हम देखते हैं कि कपड़े का एक गोल कोना कर हम क्या करते हैं, उस तिनकों को बाहर निकालते हैं। जब हमारे आँखों में भी तिनका गिर जाता है तो हम क्या करते हैं, कपड़े का एक गोल कोना बनाते हैं और उस गोल कोने को मोड़कर क्या करते हैं, उस कपड़े के माध्यम से क्या करते हैं, उस तिनके को निकालते हैं। तो मुठ देने लोग कपड़े की लगे, अर्थात कपड़े को कोने को गोल करके लोग क्या करते हैं, उस तिनकों की निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ जो कि यहाँ पिक्चर पे माध्यम से दिखाया जा रहा है कि कपड़े को कोना करके लोग कवि की आंखों से उस तिनके को बाहर निकाल रहे हैं। तो जो यहाँ पर कवि का जो घमंड था, ऐंठ अकड़ थी, बेचारी दबे पाँव भगी। और उनका जो घमंड था कि वो ऐश्वर्यवान है, ज्ञानी है, तो उनका सारा घमंड क्या हो गया, यहाँ पर सब चकनाचूर हो गया था। उनकी दबे पाँव भगी, अर्थात कि उनका जो सारा घमंड था वो दबे पाँव चला गया, अर्थात सारा घमंड चकनाचूर हो चुका था। किसी तरह लोग कपड़े के नोक से उनकी आंखों से वह आंखों में पड़ा जो है तिनके को निकालने लगे। और आगे की पंक्तियों की ओर बढ़ने से पहले हम एक बार फिर से देख लेते हैं। कवि जो थे उस तिनके के कारण झिझक उठे और बेचैन सा, और वो काफ़ी बेचैन होने लगे, व्याकुल होने लगे और उनकी आंखों में दर्द भी होने लगा और उनकी आंखें दुखने भी लगी। उसके बाद जो आसपास के जो जो लोग को देखकर कवि सोचते थे कि इनके से ये बहुत, इनसे मैं ज्ञानी हूँ, इनसे मैं बुद्धिमान हूँ। आसपास के लोग जिनसे कवि घमंड करते थे, वही लोग उनकी आखिर में मदद करने के लिए आए और उन्होंने ही उनके आँखों से जो पड़ा तिनका है, वही तिनके को उन्होंने वापस निकाला है। तब उनकी बुद्धि ने उन्हें यह ताने मारे, उनकी बुद्धि ने, उनकी समझ ने ये कहा कि जो वो घमंड कर रहे थे, वो घमंड क्या हुआ, एक पल में क्या हुआ, दबे पाँव भाग गई। कहने का अर्थ है कि जो उनका घमंड है वो तुरंत ही समाप्त हो गया, अर्थात चकनाचूर हो गया। आगे की पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। जब किसी ढप से
का अर्थ होगा यहाँ पर तरीका। ढप का अर्थ होता है तरीका। किसी भी तरीके से निकल तिनका गया। आखिर में लोगों ने कोशिश की और तिनका किसी भी तरह से उनकी आंखों से निकल गया। तब समझ ने यूं मुझे ताने दिए। तब उनकी समझ ने अर्थात उनकी बुद्धि ने तब उनको क्या ताने दिए। देखते हैं किसकी बुद्धि ने ताने दिए। कवि की बुद्धि ने स्वयं उनको ताने मारे और ताने देखते हुए क्या कहते हैं कि ऐठता तू किस लिए इतना रहा। अब उनकी बुद्धि ने स्वयं उनको ताने मारते हुए यह व्यक्त किया कि तू किस लिए इतना ऐठता रहा है। जो तू घमंड कर रहा था कि तू इतना ज्ञानी है, इतना बुद्धिमान है, इतना ऐश्वर्यवान है, तुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, परंतु जो तेरा ऐंठना था, तू किस लिए इतना ऐंठता था। एक तिनका है बहुत तेरे लिए। एक छोटी सी चीज़ ने तेरा सारा घमंड क्या किया, मिट्टी में मिला दिया अर्थात चकनाचूर कर दिया। जो तू ऐंठ रहा था वह सारा घमंड तेरा एक तिनके ने समाप्त कर दिया। कहा जाता है ना कि किसी भी चीज़ को छोटा नहीं समझना चाहिए। तो यहाँ पर एक तिनके ने उनकी सारी बुद्धि जो थी उनकी समझ ने उनको बता दिया कि तू जो इतना घमंड कर रहा था, एक छोटी सी चीज़ ने तेरी सारी घमंड को चकनाचूर कर दिया। तो इस कविता में उस घटना का वर्णन किया गया है जब कवि की आंख में एक तिनका गिर गया। उस तिनके से कवि काफ़ी बेचैन हो उठते हैं और उनका सारा घमंड चूर हो जाता है। किसी तरह लोग कपड़े की नोक से उनकी आंखों में जो पड़ा तिनका तो निकालते हैं। तो निकालते समय कवि की बुद्धि यानी कि उनकी अक्ल ने उनको ताने मारे। कवि की सोच में पड़ गया आखिर उसे किस बात का घमंड था। वो स्वयं से प्रश्न करता है और कहता था कि मैं जो घमंड कर रहा था वो किस बात का घमंड था। जो एक तिनके ने उनके घमंड को जमीन पर लाकर खड़ा कर दिया। मेरे जो घमंड था मुझे अपने आप पर उन्होंने सब उनका घमंड समाप्त हो गया। उनकी बुद्धि ने भी उसे ताने दिए, उनकी समझ ने भी उनको ताने दिए और कहा तू ऐसे ही घमंड करता था। तेरे घमंड को चूर करने के लिए एक छोटा तिनका ही बहुत है। तो इस कविता के माध्यम से कवि हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि व्यक्ति को स्वयं पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। एक तुच्छ व्यक्ति या एक तुच्छ वस्तु अर्थात जिसका कोई मोल ना हो, एक तुच्छ वस्तु के समान। तिनके का तो कोई मोल नहीं है, परंतु उस तिनके ने उस कवि के भीतर जो घमंड था उसको किस प्रकार वो चकनाचूर कर देता है और उन्होंने किस प्रकार तिनका जो है उनकी आंखों में चला जाने के कारण उनको किस प्रकार परेशानी का सामना करना पड़ा। और इसलिए कवि इस घटना के माध्यम से हमें बताना चाहते हैं कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए और किसी भी वस्तु को छोटा नहीं समझना चाहिए और किसी भी इंसान को छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि सबका अपना महत्व होता है। जिसको देखकर कवि घमंड करते थे कि मैं इनसे सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं इनसे बुद्धिमान हूँ, मैं इनसे अच्छा हूँ, मैं इनसे ज्ञानी हूँ, परंतु यही लोग जो उनके आसपास के लोग थे उन्होंने ही उनकी आंखों में पड़ा हुआ तिनका बाहर निकाला और उनको उनकी परेशानी, उनकी व्याकुलता को उन्होंने ही शांत किया। तब उनकी बुद्धि, उनकी समझ ने उनको स्वयं को ताने मारे। उन्होंने अपने आप से प्रश्न किया कि मैं किस लिए घमंड कर रहा था। जब मैं घमंड कर रहा था वो क्या था, मेरा घमंड जो मेरे भीतर इस प्रकार से घमंड था कि मैं सबसे अच्छा हूँ, वो पल भर में समाप्त हो गया। तो इस
कविता के माध्यम से कवि ने बहुत महत्वपूर्ण संदेश पाठकों के माध्यम से प्रस्तुत किया है, पाठकों के लिए प्रस्तुत किया है कि हमें कभी भी जीवन में घमंड नहीं करना चाहिए। हमें कितना भी ज्ञान हो, चाहे हमें कितनी भी ऐश्वर्यवान हो, परंतु सभी चीज़ों का अपना महत्व है और किसी चीज़ को छोटा नहीं समझना चाहिए और किसी को ये नहीं समझना चाहिए कि हमें पूर्ण ज्ञान है। तो इस प्रकार इस संदेश को उन्होंने पाठकों के माध्यम से व्यक्त करते हुए एक तिनके की महत्वता को हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको इस कविता काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो चलिए हैं कुछ प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि एक तिनका कविता के रचयिता कौन है? तो एक तिनका कविता के रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। कवि घमंड में ऐठा हुआ कहाँ खड़ा था? तो कवि घमंड में ऐठा हुआ छत के मुंडेर पर खड़ा था। मुंडेर का अर्थ मैंने बताया आप सबको। मुंडेर का अर्थ होता है छत का किनारा। तिनका तीसरा हमारा प्रश्न है, तिनका कहाँ से उड़कर आया था? तिनका बहुत दूर से हवा के साथ उड़कर आया था। चौथा प्रश्न है, तिनका कहाँ आके गिरा? तो तिनका कवि की आंखों में आ गिरा। तिनका पढ़ने पर कवि की क्या दशा हुई? तो तिनका पढ़ते ही कवि झिझक उठे, व्याकुल हो उठे और उनकी आंखें लाल हो गई और उनकी आंखें दुखने भी लगी। अगला प्रश्न है, लोगों ने वो तिनका कैसे निकाला? तो लोगों ने वो तिनका कपड़े की पतली मूठ बनाकर और उस मूठ के अर्थात उस किनारा बनाकर उस किनारे से उन्होंने उस तिनका को निकाला। अगला प्रश्न है, तिनका पढ़ने पर कवि की घमंड पर क्या प्रभाव पड़ा? तो उनका घमंड दबे पांव भाग गया, अर्थात उनका जो घमंड था वो चकनाचूर हो गया। कवि पर किसने व्यंग किया था? अर्थात किसने कवि के घमंड पर किसने व्यंग किया? तो कवि के घमंड पर उनकी स्वयं की अक्ल अर्थात उनकी बुद्धि ने स्वयं उनसे प्रश्न किया कि तू इतना जो अकड़ रहा था, ऐंठ रहा था, वो कहाँ गया? अब तू एक तिनका खुद से नहीं निकाल सका, तेरा सब जो अकड़ था वो पल भर में भाग गया। ठीक है, अगला प्रश्न मैं लेती हूँ। अगला प्रश्न है, कवि छत पर किस भाव में खड़ा था? तो कवि किस भाव में खड़े थे? आपको दिख रहा है, कवि ऐठा हुआ भाव में खड़ा थे। अगला प्रश्न है, कवि की आंख में क्या पड़ गया था? तो कवि की आंख में तिनका पड़ गया था। तो चलते हैं, आज की कक्षा को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।